कि जो मल्टीमीडिया है उस मल्टीमीडिया का पूर्णतः हमें कोई फायदा उठाना है। उस फायदे में सबसे पहला क्षेत्र होता है हमारा शिक्षा क्षेत्र है। उस शिक्षा क्षेत्र में हमें पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आज से कि हमारे स्कूल के बच्चे छात्र और छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं रह जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के संस्थापक महोदय ने ये आपके लिए एक नया माध्यम जो आज पूर्णतः लागू है उसमें आपको जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कि जो बोर्ड क्लासें हैं उन बोर्ड क्लासों का स्तर गुणवत्ता इसी से प्राप्त होती है। बच्चा की जो आगे का भविष्य है वो भविष्य बोर्ड क्लास पर ही डिपेंड करता है, अर्थात ज्ञान की पूर्ण अर्जन करना। ज्ञान का जो गुणात्मक तुलना है, पूर्ण तुलनात्मक जो गुणा है वह गणना ज्ञान के हिसाब से ही पूर्ण की जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए ही यह कार्य प्रारंभ किया गया है। इसमें सबसे पहले मैं क्लास 9th और 10th दोनों की बात करता हूँ। 10th क्लास में और 9th क्लास में जो हमारा विषय का जो बिंदु चलता है उस बिंदु में महत्वपूर्ण होता है हमारा व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के बिना हमें कोई भी भाषा हो उस भाषा को न तो पूर्णतः समझ सकते हैं, न हम लिख सकते हैं और न बोल सकते हैं। इसके लिए हमारा व्याकरण सुदृढ़ होना चाहिए। जब हमारा व्याकरण सुदृढ़ होगा तो हमें प्रत्येक बात को पूरी तरह से ग्रहण करेंगे और आच्छादित करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें हमारे मन में उस बात के प्रति कोई भावना न होगी तो हम दूसरों को अर्थात जो हमारे सामने दर्शक बैठे हैं उन दर्शकों को हम क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। इसके लिए हमारे वाक्यों को पूर्ण करने के लिए, हमारी बात को समझाने के लिए सबसे पहले हिंदी का छोटा बिंदु होता है वह है क्रिया। क्रिया बिंदु अर्थात क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना। आज हमारे संसार में सारे कार्य मनुष्य के द्वारा या हर किसी कोई मशीन है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मशीन से ही स्थापित होता है। उसके लिए हमें कार्य का करना होता है। जब तक मनुष्य कार्य नहीं करेगा, जब कोई मशीन कार्य नहीं करेगी तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। क्योंकि एक जो साधारण वाक्य होता है उस साधारण वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म होना ही चाहिए। साथ ही साथ उसमें काल की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब ये चारों बातें जब सटीक नहीं होगी, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा वाक्य संतुलित नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले कर्ता, कर्म और काल की हमें जानकारी किससे होती है? क्रियापद से ही होती है। वैसे आप सब जानते हो कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, जो कि हमारी प्राचीन भाषा है, जो वेद, पुराण, उपनिषद, साहित्य की रचना की है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जननी। तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, अर्थात मूल पद को। संस्कृत में जो क्रिया रूप होता है, क्रिया तथा मूल पद को क्या कहा गया है? धातु। अर्थात अब धातु क्या होता है? धातु के बारे में देखो,
धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। आज हमारी भाषा की बात करते हैं तो धातु होता क्या है कि हिंदी की जो क्रियापद है, हिंदी में जो भी कार्य करने वाले जो पद हैं, जो शब्द हैं, उन शब्द का जो मूल सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात टुकड़े कर दे तो उसका अर्थ ही सामने नहीं आता है, वह शब्द क्या कहलाता है? मूल शब्द कहलाता है। तो मूल शब्द को ही हम क्या कहते हैं? हिंदी में धातु। कोई भी धातु है, उस धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे पट शब्द, पट क्या है? धातु है हमारी। कैसे कहेंगे पट धातु है? क्योंकि पै और है जोड़ेंगे तो पट बन गया, और नहीं जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पै और है दो हिंदी के वर्ण ही रहेंगे, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो मैंने कहा था अब इसके पट के टुकड़े करेंगे तो क्या हो गया? सार्थक अर्थ नहीं निकला। तो मूल पद क्या हुआ हमारा? पट। तो ये क्या कहलाया? हमारा धातु। इस धातु के पीछे हमने क्या जोड़ दिया? ना जोड़ दिया। तो क्या बन गया? पढ़ना। क्या क्या बन गया? पढ़ना। जो पढ़ना है क्या है? हमारा क्रिया शब्द है। इसी प्रकार उठधन ना बराबर क्या होना? उठना। अब बात करते हैं हम इसकी मूलतः परिभाषा की, जो हमारे व्याकरणिक तौर पर सटीक है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, अर्थात ज्ञान होता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया के मुख्य तौर से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला क्रम के आधार पर क्रिया, दूसरी संरचना के आधार पर क्रिया, और तीसरी काल के आधार पर क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु कि क्रम के आधार पर क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं हम सकर्मक क्रिया की। सकर्मक अर्थात सहधन कर्म, अर्थात कर्म के साथ जो क्रिया होती है वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। दूसरी से बात करते हैं अकर्मक। अर्थात हिंदी में नहीं और कर्म में कर्म, जिस वाक्य में कर्म नहीं हो वहां अकर्मक क्रिया होती है। इसकी चर्चा हम आगे जो कुल जो हमारी अध्ययन होगा उस अध्ययन में हम करेंगे। अब बात करते हैं हम संरचनात्मक क्रिया की। संरचनात्मक क्रिया अर्थात संरचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरी है नाम धातु क्रिया, तीसरी है ऋणार्थक क्रिया, चौथी है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवी है कर्तन क्रिया। बात करते हैं संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक क्रिया जहां प्रयुक्त होती है वहां संयुक्त क्रिया होती है। नाम धातु जिसमें संज्ञा, सर्वनाम आदि जहां होते हैं, जिस वाक्य में होते हैं वहां होती है नाम धातु क्रिया। तीसरी परिणार्थ क्रिया, अर्थात जहां परिणाम देकर के कोई क्रिया करवाई जाती है वहां होते हैं परिणार्थ क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया अर्थात 1-2 क्रिया जहां होती है और 2 क्रिया से पहले जो पूर्व है अर्थात पहले जो क्रिया पूर्णतः गठित होती है वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। और कृदंत क्रिया, अर्थात किसी भी क्रिया में कृदंत प्रत्यय का जहां प्रयोग किया जाता है वहां होती है कृदंत क्रिया। इसका भी हम बाद में वर्णात्मक हम अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन में हम इन 5 क्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले भूतकालिक क्रिया, दूसरी होती है वर्तमान
कालिक क्रिया और तीसरी होती है भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया जो भूत हो गई हो अर्थात जो कार्य पूर्णतः हो चुका हो, बीत चुका हो, कार्य हो चुका हो, वहां होती है भूतकालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया जो वर्तमान समय पर जो भी क्रिया की जा रही है या वर्तमान समय पर जो भी काम किया जा रहा है उस वहां होती है वर्तमान कालिक क्रिया, जहां वर्तमान का बोध हो रहा हो, जो कार्य वर्तमान समय किए जाने का ज्ञान हो रहा हो। तीसरे है भविष्यकालिक क्रिया अर्थात आने वाले समय में जो भी कार्य किया जाता है वहां भविष्यकालिक क्रिया होती है। आपको पहले भी ध्यान है क्रिया अर्थात करना, जो भी कार्य किया जाता है वहां क्रिया होती है। मैं इशारा फिर कर दिया था, इशारा नहीं करना चाहिए, कट जाए लो तो हाँ काट